हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हमारा होगा हमारे पड़ोसी देश नेपाल से रिलेटेड और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेपाल से रिलेटेड, हमारा पड़ोसी देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। वहाँ पर एनसीपी गवर्नमेंट थी। एनसीपी में मतलब दो तीन पार्टी ने मिलकर के एनसीपी जो पार्टी थी उसमें दो तीन पार्टी और मिलकर जो कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है। केपी शर्मा ओली वहाँ के पीएम थे, लेकिन उनकी पार्टी में इंटरनल कुछ साजिशें हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए केपी शर्मा जो ओली हैं उन्होंने पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया और उसके बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट को जब ये बोला कि आप पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दो तो उन्होंने भी डिसोल्व कर दिया। लेकिन ये मुद्दा कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप ऐसे ही डिसोल्व नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में अगर आपके पास में मेजोरिटी नहीं है, आप डिसोल्व करना चाहते हैं तो दूसरे को हक दो ना, अपोजिशन पार्टी को हक दो। अगर अपोजिशन पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो सरकार बनने दो, इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। लेकिन केपी शर्मा ओली ने यह बोला था कि मैं 2/3 मेजोरिटी मुझे चाहिए मेरे नेशन को चलाने के लिए और मुझे इतनी मेजोरिटी के लिए मुझे री इलेक्शन की जरूरत है। ऐसा केपी शर्मा ओली के द्वारा बोला गया था। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। देखो, इस आर्टिकल में सजेशन दिए गए हैं केपी शर्मा ओली को। कुछ क्या सजेशन दिए गए हैं? 2015 में जो नेपाल है वहां पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसके बाद में अर्थक्वेक आने के बाद में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ रह ही नहीं पाई, रेगुलर अनस्टेबल बना हुआ है वहाँ पर। और अब कोविड-19 की थ्रेट। तो इस आर्टिकल में सजेशन ये दिया गया है कि एनसीपी जो पार्टी है उसके पास में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, 2/3 मेजोरिटी भी थी पार्लियामेंट में। वो चाहते तो ये जो भी प्रॉब्लम है नेपाल में क्या है कि 1990 में जब मोनार्की खत्म हो गई, उसके बाद में जब डेमोक्रेसी आई तो रेगुलर कोई सरकार बन ही नहीं पाई, स्टेबल गवर्नमेंट कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, तो एनसीपी की जो गवर्नमेंट है, केपी शर्मा ओली इसको निभा सकते थे, इसके लिए काम कर सकते थे, ये आर्टिकल में बोला गया है। यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेमोक्रेसी में जब गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्टर्स के द्वारा, जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो जुडिशरी एक ऐसा टूल है जो बचा करके रखता है, लोगों की जो एस्पायरेशन है उनको सेव करता है। तो जुडिशरी ने, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं यहाँ की विधानसभा में। 200 सीटों में से मान लो एक पार्टी ए है, एक पार्टी के पास आ गई है 110 सीटें और एक पार्टी के पास है 90 सीटें। ठीक है, 200 में से जीत के आ गए, एक के पास में 110, एक के पास में है 90। अब 110 वाली सरकार बना लेगी, लेकिन कुछ समय के बाद भी क्या होता है कि उस 110 वाली पार्टी में से कुछ लोग रेजिग्नेशन दे देते हैं, कुछ लोग क्विट कर देते हैं अपनी सीट से और कहाँ चले जाते हैं? दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी पार्टी में वो चले गए, क्विट करके वो जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी लागू नहीं होता है। इसकी वजह से सरकार गिर जाती है और फिर दोबारा से चुनाव होते हैं और दूसरी जो पार्टी है वो सरकार बना लेती है, क्योंकि री इलेक्शन में ऐसे लोग जो दूसरी पार्टी में जाते हैं उनको उन दूसरी पार्टी के द्वारा उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है जो पहली पार्टी से उनमें शामिल हुए हैं, और इन सीटों से वो लोग ज्यादातर जीत के आते हैं, फिर उनको मिनिस्टर ऐसे पद दिए जाते हैं। और ऐसा ही प्रोसीजर हाल फिलहाल में हुआ है पुदुचेरी में गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी सिद्ध करनी थी और मेजोरिटी जब सिद्ध करने की बात आई तो उनके पास में कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया और उनके पास में इतने मेंबर ही नहीं बचे कि वो अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर पाए। तो दूसरी पार्टी यही तो गेम खेलती है, उनमें से जो लोग क्विट कर देते हैं तो वो फिर बोलती है कि आप अपनी मेजोरिटी सिद्ध करो, फ्लोर टेस्ट करो कि भाई आपके पास मेजोरिटी है भी कि नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो प्रोसीजर है ना, वो सिर्फ पुदुचेरी यूटी में ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इनमें सेम इसी तरीके से प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट की बात में। अब हम देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में
10th शेड्यूल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको इसलिए लाया गया था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन जो होता है ना, उसको कॉम्बैट करने के लिए। मतलब पहले लोग क्या करते थे, एक पार्टी से टिकट मिलती थी, उससे चुनाव जीतते थे और दूसरी पार्टी में आ जाते थे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इस लॉ का सबसे मेन पर्पज ये था कि जो गवर्नमेंट बनती है, चाहे सेंटर पे बने चाहे स्टेट में बने, उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो लेजिस्लेटर हैं उनको डिफेक्शन के द्वारा इंसुलेट किया जा सके। मतलब अगर वो क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको इंसुलेट किया जा सके, ये पर्पस था। इस लॉ का की प्रोविजन क्या है? इस लॉ का की प्रोविजन ये है कि मान लो कांग्रेस से कोई लोग जीत करके आते हैं, राजस्थान का हमने एग्जांपल लिया था, राजस्थान से कुछ लोग जीत करके आए कांग्रेस पार्टी के टिकट से। अब कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, क्या आइडिया है, उनको सपोर्ट करना होगा उन लोगों को। अगर वो पार्टी के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके पार्टी का जो लीडर है असेंबली में, अगर वो उनके आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको हटाया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट की डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो भी उनकी सरकार है, जो भी उनकी पार्टी है, उनको माननी पड़ेगी अपनी पार्टी के जो भी आइडियाज हैं उनको, ठीक है। अब देखो, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, मतलब आपको अपनी पार्टी की बात माननी है। ये सिर्फ और सिर्फ मनी बिल, कॉन्फिडेंस मोशन इन तक ही सीमित नहीं है। ये हर वोट पर, मतलब किसी भी चीज को लेकर के वोट होगा अगर हाउस में, जैसे एवरी बिल, कोई भी एवरी इशू हो, उन सब के ऊपर लागू होता है। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसकी परिभाषा, उसकी जो एक डेफिनेशन है, वो ही चेंज करती है एंटी डिफेक्शन लॉ ने। कुछ लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर में पार्लियामेंट में। वो उन लोगों की आवाज उठाना उस लोगों का काम है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, ना कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अगर वो पार्टी की बात नहीं मानेगा, चाहे भले ही जो जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीत करके आया है, उन लोगों की विशेष के, उन लोगों के बेनिफिट के खिलाफ बात हो, लेकिन उसको पार्टी के अकॉर्डिंग वोट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से इस एंटी डिफेक्शन लॉ ने जो रिप्रेजेंटेटिव एक वर्ड होता है, लोग अपना बोलते हैं ना कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करें, देखो एंटी डिफेक्शन लॉ से कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ना सिर्फ उस जनता की विशेष, ऐसा नहीं है कि जनता की विशेष को नहीं उठाते, जनता की जो एस्पायरेशन है उनको नहीं, उनके जो पर्सनल जो व्यू होते हैं, जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ों को लेकर के इशू है, उन चीज़ों को लेकर के एमपी को पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी पार्टी से अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो पार्टी की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना उसका काम है। तो मतलब जो लेजिस्लेचर है उनकी भी पर्सनल आवाज को नहीं सुना जाता है। तीसरा ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अकाउंटेबिलिटी को वीकन करता है। मतलब क्या बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हम आजाद हो रहे थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बोला कि हमारा इंडिया अभी अभी हमारा इंडिया अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है। हमारे इंडिया के लिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, चाहे स्टेबिलिटी हो या ना हो। इसीलिए बाद में स्टेबिलिटी को कंक्लूड करने के लिए, स्टेबिलिटी को भी लाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। लेकिन उससे क्या हुआ, जो अकाउंटेबिलिटी है वो वीकन हो गई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय हम दो तरीके की, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या तो हम प्रेसिडेंशियल को अपना सकते थे या फिर पार्लियामेंट्री को अपना सकते थे। हमने अपनाया पार्लियामेंट्री, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, लेस स्टेबल होती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो मोर स्टेबल होती है, लेस अकाउंटेबल होती है। जैसे हम यूएसए का एग्जाम्पल देखते हैं। यूएसए में क्या हुआ है, यूएसए में जो है, यूएसए की अगर हम बात करें
तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट अगर एक बार चुन करके आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हटाना, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि हमें मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, ना कि मोर स्टेबल की गवर्नमेंट जरूरत है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है ना, जिसकी हमें जरूरत थी, वो भी उसको भी लूज कर दिया है किसने? एंटी डिफेक्शन लॉ ने। अगर वहां की बात करें, यूएस की ही बात करें, तो देखो अभी वहां पर जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो अब हट चुके हैं, अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनसे पहले मिस्टर ट्रंप थे। तो ट्रंप के ऊपर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, जब सीनेट में इम्पीचमेंट प्रोसीजर उन पर चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, तो उन्हीं की पार्टी के 7 लोगों ने उनके विपक्ष में मतलब ये किया था कि हाँ, उनको इम्पीचमेंट के द्वारा उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर पास होना चाहिए। तो फिर भी वहां पर हो सकता है कि उनकी पार्टी देखो उनके ऊपर कुछ काम करे, लेकिन उनकी जो वॉइस है ना, आप उस पर ध्यान दो कि उनकी वॉइस, वो अपनी वॉइस को क्लियरली बोलने के लिए तैयार हैं। यूएस में देखो इतनी मतलब उन लोगों को इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो अपनी बात को इतना क्लियरली रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूएस की बात हमने कर ही ली कि यूएस में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर भी होती है, ठीक है। इंडिया की बात हमने कर ही ली। अब जो बात अगर हम करें कि देखो स्टेबिलिटी की बात है, हम क्या बोल रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था कि स्टेबिलिटी को ज्यादा किया जाए। मतलब जो स्टेबिलिटी नहीं थी ना, कुछ लोग यहाँ से जीत करके आते थे, आया राम गया राम वाली हालत हो रखी थी कि इधर से जीत करके आए, इस सीट से जीते लेकिन यहाँ भाग गए, इस टिकट से जीते, इन पार्टी की टिकट से जीते लेकिन दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उसी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को लाने के लिए क्या किया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। लेकिन स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं आई। अब दूसरा तरीका खोज लिया। दूसरा तरीका कैसे खोज लिया? कि लोग क्विट करेंगे, पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे ना, पहले ही अपनी पार्टी को जो सीट है उसको ही क्विट कर देंगे ना, फिर उसके बाद में आप एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लगाओगे उनके ऊपर? तो देखो हर चीज का अल्टरनेट ढूंढ दिया जाता है, हर चीज का एक तोड़ ढूंढ लिया जाता है। तो इस आर्टिकल में लास्ट में एक बात बोली गई है कि जब तक जो पार्टीज हैं वो अपनी इंटरनल अपने अंदर डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं करेंगी ना, तब तक आप कितने ही रूल ला दो, कितने ही लॉ बना दो, आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। हर पार्टी को अपना खुद का जो एथिक्स है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, और जब पार्टीज का एथिक्स मेंटेन होगा तभी ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू और इसका भी तोड़ निकाल करके जो हर स्टेट में सेम प्रोसीजर को फॉलो करके वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है, और फिर दूसरे तरीके से उन्हीं लोगों को री इलेक्ट करवा करके दोबारा से वहाँ पर अपोजिशन पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जा रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हर पार्टी को अपने सेल्फ एथिक्स को मेंटेन करना होगा। तो ये हमारा डिस्कशन